हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में यूनिट देखी थी, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने यूनिट प्लस मापन यानी कि मेज़रमेंट देखा था। अब थर्ड पार्ट में हम लोग जो है मेज़रमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये दो पोर्शन देखेंगे। एक तो मेज़रमेंट देखेंगे और एक मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। यानी कि क्या क्या देखेंगे, एक तो मापक हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है, और मापक यंत्र भी देखेंगे। ये दो तरीके के जो क्वेश्चंस अभी तक हमारे रेलवे में अब तक इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम लोग ये सारे इसमें कवर करेंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ से तो ये तो क्लियर हो गया कि हम लोग मापक और मापक यंत्र के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 5.6 किलोवाट पर जो 5.6 किलोवाट आवर दे रखा है। और किलोवाट आवर के लिए मैंने बताया था कि एक यूनिट बराबर जो 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट घंटा, 1 के डब्ल्यू एच बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, ये कल भी मैंने आपको बताया था कि इतना होता है। अब अगर इतना तो इसके लिए हो गया, तो अब आप खुद सोचिए कि आपको कितने का चाहिए, 5.6 का। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 5.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल का मतलब बस मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 56 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2016 आता है। कितना आता है, 2016 आता है। और गुणे 10 की घात 6 जूल हो जाएगा। लेकिन 1 और 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये दशमलव लग जाएगा। तो यानी कि हमारा जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, 216 गुणे 10 की घात 6 जूल, जो कि पहले वाले ऑप्शन में दे भी रखा है। तो हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा। और ये यूनिट सारी हम लोग फर्स्ट पार्ट में रिवाइज्ड कर चुके हैं, देख चुके हैं, तो इसलिए आपको उसको देखना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, एक न्यूटन कितने के बराबर होता है। तो एक न्यूटन जो होता है वो कितने के बराबर हो जाता है, क्योंकि बल का मतलब क्या होता है, बल का मतलब होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही तो होता है। तो बल को क्या कहते हैं, F, द्रव्यमान को क्या कहते हैं, M, और त्वरण को क्या कहते हैं, या A, यानी कि फादर बराबर माँ होता है। अब आपको पता है द्रव्यमान कितने का होगा, 1 kg का होगा, ठीक है। त्वरण कितने का होगा, त्वरण भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा, ठीक। अब अगर हम इसको गुणा करके लिख देंगे तो कितना बन जाएगा, F बराबर क्या बन जाएगा, 1 kg, तो ये ऐसे बन जाएगा। और ये मीटर और सेकेंड, जो ऊपर स्क्वायर नीचे लगा था ये माइनस का ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर का माइनस का जाएगा। तो अब आप ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 kg मीटर सेकेंड का पावर 2। तो सेकेंड ऑप्शन में आपको ये दिख रहा होगा, बस सेकेंड ऑप्शन ही आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर देखो, वही 1 न्यूटन बताना है, तो कितना हो जाएगा, 1 kg मीटर और सेकंड का ऊपर -2। बस ये भी देखो सेकंड ऑप्शन में ही दिख रहा है, बस सेकंड ऑप्शन आपका ये भी सही हो गया। तो बस आपको एक बार यूनिट पढ़ने की ज़रूरत है। मेरा फर्स्ट पार्ट जो इसका आया था, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो आप लोग PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको सारी PDF जो मैं पढ़ाता हूँ वो दे देता हूँ, और जो भी इन पर सॉल्व करता हूँ वो भी उस पर लिखा हुआ होता है। तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये 4.6 किलोवाट पर जो 4 kWh लिखा है, इसकी आपकी वैल्यू आपको क्या करनी है, कमेंट में बताना है इसका आंसर कितना होगा। कमेंट में क्यों बताना है, क्योंकि इसके हम लोग जो है फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट पार्ट में भी हम लोगों ने एक निकाला था। फर्स्ट पार्ट में शायद कितनी वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, हाँ 5.5 kWh की निकाली थी, फिर 5.6 की निकाली है। अब हम लोगों के सामने 4.6 की आ गई। तो अब आपको इसका आंसर भाई हम लोगों को कमेंट में बताना है, तो हमें भी तो पता चले कि भाई आप लोग हाँ इसको सही तरीके से सॉल्व कर रहे हो। 105 2 kWh, फिर वही चीज़ आ गई। अब ये तो सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कितनी होती है, एक की वैल्यू कितनी होती है, 3.6 10⁻6 जूल होता है। अब खाली इसमें क्या करना है, 2 की चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 दूना होता है 72, 7.2 गुणे 10 की घात 6 जूल। बस ये आंसर हो गया आपका, समझ रहे हो। तो बस इस तरीके से निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 7.2 गुणे 10 की घात 6 जूल। ये लीजिए भाई आपका आंसर हो गया। ठीक है, बेसिक चीज़ें पता हो, आंसर आपका अपने आप आएगा, आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगला देखो 4.2 kWh है, फिर वही चीज़ है, इसका भी आंसर मैं डायरेक्ट बता दूंगा, 15 12 गुणे 10 की घात 6 जूल आ जाएगा। बस गुणा करनी थी, ठीक है, गुणा करनी है।
3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल से गुणा करनी है बस। चलो, प्रकाश वर्ष जो है किसके द्वारा मापा जाता है? प्रकाश वर्ष जो है मतलब प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट होती है? वो दूरी की यूनिट होती है। किसकी होती है? दूरी की। और दूरी, एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। किसकी होती है? दूरी की। ठीक है, किसकी हो जाएगी? दूरी की। और एक प्रकाश वर्ष जो है, ऐसे लिख भी सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर। ठीक, इतनी दूरी होती है एक प्रकाश वर्ष बराबर। ये भी याद कर लेना, बहुत फ़ायदा रहेगा, पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो, अब आगे 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर, और ये सीरीज में आपको पूरे सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताई थी कि किसके बराबर क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं। ठीक है, तो 1 अगर नैनोमीटर हमको निकालना है तो इसके लिए आपको 1 बटे क्या करना पड़ेगा? 1/1/1/1 अगर हम लोग उसके बराबर रखेंगे तो इसका मतलब है, हाँ, 1/10 की घात 9 लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाता है तो माइनस में बन जाता है। तो यानी कि 1 nm कितना बना देगा? बन जाएगा 10 की घात -9। बस ये आपका आंसर बन जाएगा। तो यानी कि 1 गुणे 10 की घात -9 होता है, चाहे वो ले लीजिए और चाहे ये आंसर, तो आपको ये इसमें मिल जाएगा, तो आपका आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, चलो, दोनों में बता दिया आपको, दोनों तरीके से कैसे भी आपके आंसर में पेपर में आ सकता है। 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, अगर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड होगा तो वो क्या बनता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, जब भी कभी इस तरीके से आपको दे रखा हो कि कूलाम बटे समय, तो जो विद्युत धारा का सूत्र होता है, किसका होता है? विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश और बटे में समय। ठीक, आवेश बटे समय होता है। आवेश को हम लोग किस में दिखाते हैं? कूलाम में। और समय को किस में दिखाते हैं? सेकंड में। बस यहाँ से ही मिल गया। तो यानी कि विद्युत धारा को हम लोग किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। तो यानी कि 1 एम्पियर का ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से समझ गए? यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर, अगर हम लोगों को एम्पियर पूछा जाता तो सिर्फ ये हो जाता, लेकिन अगर 1 एम्पियर कह देगा तो दोनों के आगे आपको 1 1 लगा लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना भी लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं, और लगा भी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं होगा। फिर देखो, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है? 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर बराबर जो होता है 1/10 की घात -12 होता है। तो हम लोग अगर इसको ऐसे लिखेंगे भी तो कितना बन जाएगा? 10 की घात 12। ठीक, तो 1 पिकोमीटर बराबर क्या बन जाता है? 10 की घात, नहीं, मैंने उल्टा बताया है। ठीक है, ये 10 की घात 12 होता है, और बराबर में जाता है क्योंकि घात नीचे प्लस में आती है, ऊपर जाएगी तो ये माइनस में पहुंच जाएगी। तो आपका आंसर ये बन जाएगा। ये दोनों आपके आंसर बन जाएंगे। आपको जिस भी फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाए तो 1 पिकोमीटर बराबर क्या बन जाता है? 10 की घात -12 मीटर के बराबर होता है। एक किसके? 10 की घात 12 मीटर के बराबर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। चलो, फिर देखो, 1 जूल बराबर क्या होता है? किसके बराबर? 1 जूल के बराबर क्या होता है? ठीक, 1 न्यूटन मीटर लिखा हुआ है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 वाट इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन बटे मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, 1 पी ए इंटू 1 मीटर। तो देखो, 1 न्यूटन बराबर जो होता है, या सॉरी 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। कितना होता है? 1 न्यूटन मीटर होता है। अगर, क्योंकि 1 न्यूटन का जो बल होता है, अगर वो किसी वस्तु को जो है वस्तु के बल की दिशा में लगा दिया जाएगा तो 1 मीटर का विस्थापन हो जाएगा, जो कि किया गया कार्य होता है, और जिसको हम लोग जूल कहलाते, जो कार्य का मात्रक जूल होता है। तो जूल को हम लोग किस में दिखा देंगे? 1 न्यूटन, या तो आप डायरेक्ट मीटर कर लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। दोनों में से आप जो भी लेना चाहें वो ले लेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। चलो, देखो, बढ़िया क्वेश्चन आया है आपके सामने। लिखा हुआ है, यदि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत होती है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो वह कितनी होगी? ठीक, तो आपको पता है कि 1 यूनिट बराबर ऐसे लिखते हैं, कितनी होती है? 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। एक
ठीक, इतना तो आपको पता ही है कि इतना होता है। अब ये 1 kVH के बराबर होता है। 1 kVH बराबर क्या होता है? 1 kWh बराबर 1 इकाई होता है। तो एक यूनिट लिख लीजिए, चाहे आप 1 kWh लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं। अब हमको कितने का चाहिए? 100 इकाइयों का। तो भाई हमें इधर 100 यूनिट्स चाहिए। तो अब 100 यूनिट्स चाहिए तो सिंपल सी बात है, इधर भी हम लोगों को 100 चाहिए होगा। 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, 2 जीरो और पावर में बढ़ा देने हैं, बस आपका आंसर बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे, तो 3.6 गुणे 10 की घात 6 थी, अब 10 की घात 8 और बन जाएगी, क्योंकि 2 जीरो और बढ़ गए, तो ये जूल। बस आपका यही आंसर हो गया। तो 3.6 गुणे 10 की घात 8 जूल, और ये चौथे ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यही आंसर सही हो जाएगा। तो देखो समझ गए आपका कितना आसान था चीज़ें। आपको मापन की जो इकाइयाँ थी, मतलब जो मेजरमेंट थे कैसे करने होते हैं, ये आपको इसमें बता दिया गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो ये पोर्शन देखो यहाँ पे कट हो गया है, यहाँ से आपका जो है मापक यंत्र कह सकते हैं, मापक यंत्र कह लीजिए, या कह लीजिए कि मेजरिंग अरे यार देखो क्या ही स्पेलिंग लिख रहा हूँ, MEASURING, ठीक है, मापक यंत्र या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा अब जहाँ से ये वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। चलो तो देखो क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब आपको पता है, ओडोमीटर, थर्मोमीटर, टेटामीटर और बैरोमीटर। तो किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। देखो जो ओडोमीटर होता है वो वाहन के द्वारा चली गई दूरी बताता है, क्योंकि जब हमारे अपने इस मोटरसाइकिल में ही देख लेना, स्कूटी देख लेना, उसमें क्या होता है कि हम लोग कितने किलोमीटर चले हैं, कैसे क्या, तो उसमें दिखाई देता है, वो घूमता रहता है कि सारी चीज़ें आपको उसमें दिखती रहती हैं। थर्मोमीटर से हमारे शरीर का ताप मापा जाता है, हमारी बगल में लगा के, हमारे मुंह में लगा के, इस तरीके से हमारे शरीर का कितना टेम्परेचर है ये मापा जाता है। हाइग्रोमीटर जो होता है वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है उसको मापा जाता है, और बैरोमीटर वायुमंडलीय के दाब मापने के लिए होता है। सारे ऑप्शंस आपको क्लियर कर दिए, आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं जब भी कभी आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखो हाइग्रोमीटर उसने पूछा है, अभी आपको मैंने बताया था हाइग्रोमीटर क्या करता है? वायुमंडल की आर्द्रता मापता है। क्या करता है? आर्द्रता। तो यहाँ पे आर्द्रता हो गया, बात खत्म हो गई। वस्तु का जो ताप होता है वो थर्मोमीटर से मापा जाता है, और द्रवों का जो घनत्व होता है वो हाइड्रोमीटर, ऊष्मीय विकिरण वो बोलोमीटर होता है। ये याद रखना है आपको, ये विकिरण जो लिखा हुआ है ना वो बोलोमीटर होता है। इसके आगे आप लिख लेना यहाँ पे कि ये किससे मापा जाता है, तो ये बोलोमीटर, ठीक है। ये बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिली जाएगी, आप वहाँ से इसको लेके रिवीजन कर सकते हैं, आराम से याद हो जाएंगे। चलो 15 नंबर, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग करता है? जैसे मान लो ये इस तरीके की कोई ठीक है, ये इस तरीके कोई पनडुब्बी गई, इसमें आपने देखा होगा कि ऐसे करके एक यंत्र ऊपर निकालते हैं, जो कि ऐसे ऐसे करके, अगर पानी है तो ये पानी मान लीजिए यहाँ तक ऐसे ऐसे करके भरा हुआ है, और ये सब इसके अंदर है पानी के, ठीक है। और ये अगर पानी के अंदर है तो ये ऐसे यंत्र ऊपर जाता है और ये देखने के काम में आता है। ये कौन सा स्कोप होता है, या ये क्या तरीका होता है, कौन सी यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम लोग पानी के अंदर बैठे बैठे बाहर की चीज़ों को देख सकते हैं? तो पायरोमीटर लिखा हुआ है, एपीडिया स्कोप लिखा हुआ है, पेरिस्कोप लिखा हुआ है, ओडोमीटर लिखा हुआ है। तो ओडोमीटर आपको पता है कि वाहनों की दूरी मापने के काम में आता है, स्पीड माप, वो ओडोमीटर हाँ उसकी दूरी मापने के काम में आता है। तो यहाँ पे आपका ये तो हो नहीं सकता बच्चा। पेरिस्कोप आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये जो यंत्र जो इस तरीके से आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इसी को पेरिस्कोप कहते हैं। ये पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है। इसी की सहायता से पानी में पनडुब्बी डूबी होती है, और वो पानी के ऊपर इसको बाहर निकालती है और उसके बाहर देखती है कि कहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, हमें कितना दूर आगे बचा है, अभी कितनी दूर ज़मीन है, क्योंकि पानी के अंदर से तो पता नहीं चलेगा, तो वो इसको देखते हैं। बाकी बचा जो पायरोमीटर जो होता है वो दूर की वस्तुओं को ताप को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो कोई हमारी ज्वालामुखी है, उसका ताप कितना है, ये उसको नापने के लिए होता है, ठीक है। और जो एपीडियोस्कोप होता है, ये इसका जो प्रयोग होता है चित्रों के जो पर्दे पर जो प्रोजेक्टेशन होता है उसके लिए किया जाता है, ठीक है। प्रक्षेपण जिसको कहते हैं, इसका जो प्रयोग होता है ऐसे कह सकते हैं, चित्रों को पर्दे पर दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक। प्रोजेक्ट जो करते हैं वो होता है, ठीक।
तो दोस्तों कोशिश तो मेरी ये रहती है कि मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कभी कभार नहीं याद रहती हैं, माइंड से एकदम से स्किप कर जाते हैं, तो नहीं बता पाता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। 16 नंबर, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए निम्नलिखित उपकरण का उपयोग किया था। अब वायुमंडलीय दाब है, अभी आपको बताया था कि बैरोमीटर से मापा जाता है, ये लीजिए बैरोमीटर। लैक्टो आपको जहाँ पे भी मिल जाए, इसका मतलब वो दूध से रिलेटेड होगा। थर्मोमीटर बॉडी की जो वो हमारी जो गर्माहट होती है, बॉडी का टेम्परेचर होता है, उसको नापने के लिए होता है। ठीक, बात खत्म। अब मल्टीमीटर लिखा हुआ, मल्टीमीटर तो कई कामों के लिए इस्तेमाल होता है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए होता है। तो फिर वायुमंडलीय दाब आ गया तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, बैरोमीटर। अभी आपको ऊपर के जस्ट क्वेश्चन वाले में बताया गया है। चलो 18 नंबर, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सूर्य को आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि आप नग्न आंखों से देखेंगे तो आपकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। तो इसलिए इसका एक यंत्र बनाया गया है जिसके माध्यम से हम लोग सूर्य को देख सकते हैं, और उसको कहते हैं हेलियोस्कोप। क्या कहते हैं, हेलियोस्कोप। और ये वही यंत्र होता है जिससे मदद से हम लोग जो है सूर्य को देख सकते हैं। बाकी टेलीस्कोप जो होता है वो दूरदर्शी होता है, ये एक प्रकाशीय उपकरण होता है। ठीक, इसका उपयोग जो है दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए होता है, और एरोमीटर जो होता है वायु और गैसों के घनत्व मापा जाता है उससे। सनमीटर कुछ होता नहीं है। 19 नंबर, विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जो विभवांतर होता है उसको मापने के लिए क्या उपयोग करते हैं, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, विभव मापी और वोल्ट मीटर। दोस्त इसमें जो इस्तेमाल होता है विभव मात्र में, तो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक कूलाम क्या करता है, वो धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है, और जब वोल्ट होगा तो उसको मापेगा कौन, वोल्ट मीटर मापेगा। ठीक है, और ये क्या होता है, ये एक तरीके की अदिश राशि होती है, क्योंकि आपको पता है कि इस कण को आपको इधर लेके जाना है, तो आप इधर ही लेके जाएंगे। ठीक, चलो 120 नंबर, विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। अभी पीछे ही हम लोगों ने पढ़ा, जस्ट पीछे 19 नंबर में, कि जो विभवांतर होता है उसको मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक कण को दूसरे की तरफ लेके जाने के लिए जो चली गई दूरी होती है उसको विभवांतर कहते हैं, और इसको वोल्ट में मापते हैं, और तो वोल्ट मीटर से इसको नापेंगे विभवांतर को। 21 नंबर, सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने हैं तो निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जैसे जो हमारे घर में तार हैं, इनमें बिजली का प्रवाह है या नहीं है, कैसे नापेंगे, तो गैल्वेनोमीटर और एनीमोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर। तो देखो, जब सर्किट में बिजली का प्रवाह अगर पता लगाना है तो उसके लिए धारा मापी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर, इसी को हम लोग कहते हैं धारा मापी। ठीक है, ये धारा मापी होता है, इसी के माध्यम से हम लोग जो है सर्किट में बिजली का पता लगाते हैं। बाकी आपको जो है बैरोमीटर जो होता है वो आपको पता है किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वायु का दबाव मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो बेग मीटर जिसको एनीमोमीटर कहते हैं, जो ये बेग मीटर होता है, और इसको हवा का बेग मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी लैक्टोमीटर होता है, ये दूध मापी होता है, इससे दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। लैक्टो का मतलब ही दूध होता है। 22 नंबर, एक शॉट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। जो एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, एनीमोमीटर और क्रोनोमीटर। ठीक, तो देखो सॉफ्ट होता क्या है, जो सॉफ्ट की जो आवर्तन गति होती है उसको निर्धारित करने के लिए जो है टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक वैज्ञानिक उपकरण होता है। इसका उपयोग जो है वाहनों की जो घूर्णन गति होती है उसको मापने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो ये जो पहिया है गाड़ी में लगा हुआ, ठीक है, कि ये जो है पहिया है अगर आपकी गाड़ी में लगा हुआ है, ये इस तरीके से, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो कितने बार घूमा है, कैसे स्पीड फिर उसके बनेगी, क्या होगा, तो ये उसको मापने के लिए ये टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, घूर्णन गति कितने बार घूमा उसको। स्पीडोमीटर से मोटर की जो गाड़ियाँ होती हैं उनको स्पीड को मापा जाता है, एनीमोमीटर से पवन का यानी कि हवा का वेग मापा जाता है, जो क्रोनोमीटर होता है उससे जो पानी में चलने वाले जो जहाज होते हैं उन पर जो है सही समय का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 23 नंबर, विभव मापी। अब जो विभव मापी जो होती है वो मूलतः एक है क्या, मापन उपकरण है। तो विभव मापी क्या हो जाएगा, मापन उपकरण हो जाएगा, संयोजक उपकरण हो जाएगा,
अंशांकन उपकरण हो जाएगा और संकेतक उपकरण हो जाएगा। काफ़ी हिंदी लिखी है। और जेई, देखो जेई में पूछा गया 2014 में। अब सोच रहे हो जेई जैसे पेपर में अगर ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपका तो फिर जो है एएलपी और टेक्नीशियन का होगा, उसमें ये क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो पोटेंटो मोटर मोटर जो मीटर होता है वो क्या मापता है, तो ये मापन उपकरण होता है। कैसा होता है, विभव मापी एक मापन उपकरण होता है। ये न केवल विभवांतर मापने में उपयोगी होता है, बल्कि ये कह सकते हैं कि इसकी सहायता से जो हम लोग अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा को भी माप सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ो। 24 नंबर, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है, तो विद्युत धारा के लिए आपको अभी बताया था एमीटर या अमीटर कहते हैं इसको। ठीक है, ये इसी से परिपथ के किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापा जाता है। चलो फिर एमीटर अभी बताया था, चाहे आमीटर कह लो चाहे एमीटर कह लो, इससे जो होता है को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है और में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है, उपयुक्त सभी। हाँ, तो एमीटर के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऑप्शंस बिल्कुल सारे के सारे सही लिखे होंगे, इनमें तो कोई गलती नहीं है। चलो भाई 26 नंबर देखो क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है किसको मापने के लिए स्टैलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। जो स्टैलाग्मोमीटर होता है इसका उपयोग किसका मतलब प्रयोग करने के लिए किया जाता है। शुद्ध गतिक श्यानता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक सूचकांक और प्रकाशित क्रियाकल्प। तो ये मापा जाता है, इससे पृष्ठ तनाव को मापा जाता है। किसको मापा जाता है, पृष्ठ तनाव को। देखो इसका जो उपयोग होता है वो तरल में दी गई जो मात्रा में जो बूंदें होती हैं उनका सही संख्या का निर्धारण करके सतह का जो तनाव होता है उसको मापने में किया जाता है। क्योंकि बूंद किसके कारण गोल होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण, तो यही पृष्ठ तनाव मापता है। 27 नंबर, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। किसका मतलब किया जाता है, ओडोमीटर से दूरी मापी जाती है। बहुत बार बताया गया, स्पीडोमीटर से आपकी स्पीड मापी जाती है कि 10 20 30 40 कितनी स्पीड से आप चल रहे हो। खैर 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र एरिया मीटर है। कौन एक क्षेत्र एरिया मीटर हो जाएगा, तो लिखा हुआ है वेंचुरी मीटर, रोटामीटर, पिटाट ट्यूब और तार पवन वेग मापी। तो कौन सा प्रभावी मापी उपकरण एक मीटर ये है, तो ये यहाँ पे जो पिटाट ट्यूब लिखा हुआ है ये हो जाएगा, क्योंकि पिटाट नली जो होती है वो पिटाट नली जो होती है कि द्वारा खुली चैनल के द्रव्य की प्रवाह की गति को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 29 नंबर, टैकोमीटर का मापन किस में किया जाता है। टैकोमीटर जो होता है इससे क्या मापा जाता है, तो मिश्र धातु का संगठन, द्रव्य की प्रवाह दर, तापमान, गतिपालक चक्र, जिसको फ्लाई व्हील की घूर्णात्मक चाल। तो अभी बताया था टैकोमीटर से क्या करते हैं, जो आरपीएम होता है वो मापा जाता है। राउंड पर मिनट जो है कितना किया इसने, उसी के हिसाब से हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। जैसे पंखे जो होते हैं ना, ये आरपीएम देखी जाती है, इनकी आरपीएम जितनी अच्छी होती है वो पंखा उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो उतनी तेज़ घूमेगा और ज़्यादा तेज़ घूमेगा तो हवा भी तेज आएगी। चलो टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो फिर वही आरपीएम मैंने बताया था ना, अब आपको याद रहेगा चक्र की गति मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देख रहे हो आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, आप निश्चिंत रहो। अब मैं तो ये लाइव में कराना चाहता हूँ, लेकिन लाइव के लिए अभी बच्चे नहीं उपस्थित हो रहे हैं, ना ही बच्चे हैं अभी इतने जो मैं इसको लाइव करा पाऊँ। चलो मल्टीमीटर में होता है, मल्टीमीटर में क्या होता है, करंट और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और करंट मीटर, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। मैंने बताया था कि मल्टीमीटर से कई काम होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है आराम से इसको लगा दीजिए, कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि ये जो मल्टीमीटर होता है ये बहुत ज़्यादा उपकरण, मतलब ऐसा उपकरण होता है जिसमें बहुत काम किए जा सकते हैं। ठीक है, और इनसे कई भौतिक राशियों का मापन भी निकाला जा सकता है। जैसे कह सकते हैं धारा का निकाला जाता है जिसको करंट कहते हैं, वोल्टता को निकाला जाता है जिसको वोल्टेज कहते हैं, प्रतिरोध यानी कि जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, और निरंतरता यानी कि कॉन्टिन्यूटी जिसको कहते हैं, कॉन्टिन्यूटी, ये इतनी तरीके की चीज़ों को निकाल सकता है। ठीक है, और आजकल तो डिजिटल मल्टीमीटर आ गए हैं, उनका उपयोग किया जाने लगा है। चलो 132 नंबर देखो क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। रिएक्टर पैमाना जो होता है वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलो देखते हैं, इसे 1945 में
चार्ल्स रिएक्टर गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसने याद रखना ये गलत पूछा है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, बिल्कुल सही है। फिर इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा मापा जा सकता है, ये भी सही है। रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, नहीं ये गलत है। 8 से 9 तो बहुत हो गया, 8 से 9 में तो मकान तो छोड़ो, पूरा पूरा एरिया फ्लैट हो जाएगा, बिल्डिंग्स गायब हो जाएंगी, इतना तेज होगा। 6-7 में तो जो है 7 तक पहुंच जाता है तो मकान गिरने लगते हैं। चलो, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अब देखो तरल पदार्थ आ गया है, ठीक है। तो जो देखो दोस्तों तरल पदार्थ होता है वो हाइड्रो यानी कि जल कहते हैं, हाइड्रो का मतलब जल होता है। अब जल है तो तरल होगा, तो सिंपल सी बात है हाइड्रोमीटर से उसको मापेंगे। किससे मापेंगे? हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ को मापा जाता है। बाकी जो फेदोमीटर होता है ये समुद्र की गहराई मापने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो हिप्सोमीटर होता है ये समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। जैसे समुद्र तल मान लिया यहाँ तक तो समुद्र भरा हुआ है और ये उसका तल होगा, तो यहाँ से ऊंचाई जो मापी जाएगी ये जो है हिप्सोमीटर से, और फैदोमीटर से जैसे ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो गहराई होगी ये फैदोमीटर नापेगा, ठीक है। चलो 134 नंबर, पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर अगर कोई चीज़ है तो आप लेजर, रडार, सोनार, स्क्यूबा किसके माध्यम से करेंगे? तो सोनार। सोनार क्या बोलता है? एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न करता है, जो साउंड कह सकते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड होता है वो उत्पन्न करता है और वो पानी के अंदर भेजता है। जैसे डॉल्फिन जो होती हैं वो सारी चीज़ें, डॉल्फिन जो है वो भी अल्ट्रासोनिक जो है वेव उत्पन्न करती हैं, जो आके टकरा के अगर वापस आ गए तो इसका मतलब कुछ आगे है, और अगर टकरा के अगर भी वापस नहीं है तो इसका मतलब खाली है, वो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सोनार होती है ये पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये जो साउंड नेविगेशन या कह सकते हैं रिंगिंग का जो संक्षिप्त रूप होता है, इसे अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करके पानी के अंदर भेजा जाता है, जो वस्तु से टकरा कर वापस आ जाती है और जनरेटर के रिसीव द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु का पता लग जाता है। बस सीधी सिंपल सी बात है। 35 नंबर, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इक्लोकेशन का उपयोग किया जाता है? अच्छा, जहाज़ों में ऐसा क्या मापा जाता है जिसके लिए इक्लोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो वो क्या होती है? वो पानी की गहराई। जैसे जहाज़ अगर चल रहा है तो आपको कितना कैसे पता चलेगा कि हम भले ही किनारे पे पहुंच रहे हैं, अब हमको तो लगेगा किनारे पे तो ये गहरा नहीं होगा, ये तो यहाँ पे तो उथला हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, इक्लोकेशन का उपयोग करते हैं कि अगर यहाँ पे गहराई है तो हम रोक रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हम उतरें तो डायरेक्ट हम पानी में अंदर चले जाएँ, डूब जाएँ। समझ रहे हो? तो इसलिए इसके पानी की गहराई का पता लगाने के लिए जहाज इसका इस्तेमाल करते हैं। 36 नंबर, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? मैंने आपको बताया था, जैसे ही आपको दूध शब्द मिले आप तुरंत लैक्टो पकड़ लेना, लैक्टोमीटर आपको मिल गया। हाइड्रोमीटर ये द्रवों का अपेक्षित घनत्व बताता है, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता का घनत्व मापता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब और थर्मोमीटर से तापमान। 37 नंबर, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो ऑटोमोबाइल होते हैं उनमें यात्रा की जो दूरी होती है उनको किसके माध्यम से मापते हो आप? तो आपको पता है स्पीडोमीटर से स्पीड आती है, ओडोमीटर से दूरी आती है, तो आप ओडोमीटर से हम उसकी दूरी को माप लेंगे। बाकी यहाँ पे जो और क्या दे रखा है, ओडोमीटर से तो वाहनों की चली गई दूरी हो जाती है, टोको जो हाँ टैकोमीटर दे रखा है। अच्छा, टैकोमीटर जो होता है वो वायुयान की गति के लिए होता है, और स्पीडोमीटर तो आपको पता है कि वो वाहनों की गति के लिए बनाया जाता है। 38 नंबर देखो क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है कि मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? जो मोटर गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है वो क्या नापता है? अभी ऊपर बताया कि ओडोमीटर दूरी के लिए होता है, दूरी हो गया आपका आंसर। 39 नंबर, वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। वह कौन सा उपकरण है जिसको गाड़ियों का दूरी नापने के लिए? तो अभी बताया था ऊपर ओडोमीटर, स्पीडोमीटर से दूरी। 40 नंबर, टैकोमीटर से तो आपको बताया ही था कि जो वायुयान की गति होती है वो मापी जाती है। 40 नंबर, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है? अगर वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं, क्योंकि विभवांतर होता क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की चली गई किसी एक कण के द्वारा चली गई दूरी होती है, इलेक्ट्रॉन की चली गई दूरी होती है, इसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। और ये क्या होता है, वोल्ट में इसका जो आता है वोल्ट में मापा जाता है, और इसको वोल्ट मीटर से मापेंगे। यानी कि इसका जो क्या कहते हैं यार उसको, इकाई जो होगी वो
क्या बन जाएगी, वो बोल्ट बन जाती है। और उसको मापते किससे हैं, विभवांतर से। खैर 41 नंबर देखो, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगर हम लोगों को विद्युत धारा की दिशा अपनानी है तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर। किसका, गैल्वेनोमीटर। आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि परिपथ में विद्युत धारा के अगर प्रवाह की दिशा बतानी है तो हमको गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एमीटर या अमीटर, ये किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पे एक दे रखा होगा जो रियोस्टेट दे रखा है, ये क्या है, ये प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वोल्ट मीटर जो होता है किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर कितना है, इसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से क्या इस्तेमाल करके हम लोग मतलब गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम लोग किसके इस्तेमाल के लिए करते हैं, तो प्रकाश की दिशा बताने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। तो भैया सीधी सिंपल सी बात है कि वो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। खैर अगला क्वेश्चन 44 नंबर, अच्छा 43 है, सॉरी 43 नंबर देखो क्या हो जाएगा। वाहन की गति जानने के लिए, अभी फिर बताया था यार वाहन की गति है तो स्पीडोमीटर, दूरी है तो ओडोमीटर। इतने बार तो यार क्वेश्चन आ चुका, अब तक तो ये रट जाना चाहिए। 44 नंबर, इको लोकेशन का, इको लोकेशन जो है एक तरीके का, एक मतलब एक लोकेशन का एक प्रकार है। किसका प्रकार है, कंपन का, आवृत्ति का, रडार का या सोनार का। तो जो इको लोकेशन, इको कब होगा, जब कोई चीज़ जैसे मान लीजिए ये जो है अल्ट्रासोनिक तरंगे जा रही हैं, या कह सकते हैं कोई साउंड गया और जब वो यहाँ से टकरा के ऐसे इधर से जा रहा है और इधर से जब वापस आएगा तो इसी को तो इको कहेंगे। तो इको कब होगा, जब वो टकरा के वापस आ जाए। और ये किस में होता है, ये सोनार में होता है। बस आपका आंसर सोनार हो जाएगा। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। ठीक है, सोनार की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, तो साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग ये उसकी फुल फॉर्म होती है, नोट कर लेना। 45 नंबर देखो क्या हो जाएगा। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। अमीटर से विद्युत धारा मापते हो, ठीक है। ओम मीटर से क्या मापेंगे, तो ओम मीटर से प्रतिरोध मापेंगे, क्योंकि रेसिस्टेंस का जो है वो किसको किससे दिखाते हैं, ओम से दिखाते हैं ना, तो बस ओम से मापेंगे, ओम मीटर से प्रतिरोध मापेंगे। 46 नंबर क्या लिखा हुआ है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर और एमीटर। तो यहाँ पे एनीमोमीटर हो जाता है क्योंकि एमीटर जो होता है या अमीटर हम लोग विद्युत धारा के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, चलो। जो अमीटर होता है वो किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 47 नंबर खाली जगह का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए करते हैं। हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए अभी बताया था एनीमोमीटर, आपका आंसर सही हो जाएगा। 48 नंबर, एनीमोमीटर का उपकरण तो हवा की शक्ति कह सकते हैं या वायु की गति। ठीक है, देखो एक ही जैसे क्वेश्चन से हैं, लैंग्वेज बदल बदल के 3 बार आ गया है और तीनों बार आपका आंसर सेम था, बस आपको याद भी हो जाएगा यहाँ से। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन या लाई डिटेक्टर मशीन होती है। तो टेलीस्कोप, फोटोमीटर, पॉलीग्राफ या टोकोमीटर। तो ये पॉलीग्राफ कहलाता है जो कि झूठ पकड़ने वाली मशीन जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगला 150 नंबर, लाई डिटेक्टर उपकरण का किस मतलब उपकरण को के रूप में जाना जाता है। तो पॉलीग्राफ अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया है। ठीक है, तो कल जो है हम लोगों की भौतिक राशियां स्टार्ट होंगी। क्या स्टार्ट हो जाएगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, ठीक है, इनके बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग इनको एक बार रिवीजन कर लेना, फिर उसके बाद इसको वीडियो को देखना, पहले पढ़ लेना कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशियाँ क्या होती हैं, जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनको पढ़ लेना एक बार, फिर हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर बैठ के आराम से आप लोग वीडियो देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। खैर आज की जो क्लास है फिर वो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग देखते हैं तो भाई इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। हम लोग आपके लिए अभी मैथ भी लेके आने वाले हैं, जैसे कि रेलवे में मैथ आती है, कोशिश आपको यही करेंगे कि आपको वैसे ही पूरी मैथ आपको सिखा दें, जिससे आपको मैथ रीजनिंग अगर अच्छी हो गई तो आप इधर से साइंस पढ़ ही रहे हैं तो आप साइंस निकाल लेंगे, आराम से आपका रिटर्न निकल सके। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।